मोनिका जी, अब जो हमें टैक्स छूट दी गई है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या हमें सेकंड होम खरीद लेना चाहिए? डिपेंड करता है। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं और चाहते हैं रियल एस्टेट खरीदना तो दूसरी बात है, पर जो मेरा पर्सनल व्यू है कविता, कि रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बहुत क्लंकी है। उसमें आपको ब्लैक मनी चाहिए ही चाहिए। सो जो एक एवरेज सैलरीड अर्नर होता है, उसके पास वाइट का पैसा, टैक्स पेड पैसा होता है, तो इस वक्त भी जो प्रॉपर्टी की डील्स हो रही हैं उसमें आपको 40 to 50% ब्लैक चाहिए। तो मुझे काफ़ी डर लगता है कि आप एडवाइस दें लोगों को कि रियल एस्टेट में आप निवेश करें और एग्जिट के टाइम पे फिर आपके हाथ में फिर वो ब्लैक मनी आ जाए। तो मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग फाइनेंशियल एसेट्स में अपना पैसा लगाएं और स्पेशली ये टैक्स ब्रेक के लिए रियल एस्टेट में निवेश करना शायद बहुत समझदारी की बात ना हो। पर आपने इसके पहले एक बात करी थी जब आप कह रहे थे कि जो पोर्टफोलियो है, इलेक्शन का टाइम है, तो काफ़ी जो इस समय लोगों के मन में डर है वो ये है कि स्टॉक मार्केट का क्या होगा, क्योंकि एक ये विकल्प है कि पैचवर्क पार्लियामेंट बने, एक कि कोई मेजॉरिटी ना मिले और एक पैचवर्क पार्लियामेंट बने, और उस समय फिर लोग सोच रहे हैं कि क्या हम मार्केट से निकल जाएं, क्या करें। सो मेरा एक ही उनको सुझाव है कि आप अपना एसेट एलोकेशन ना चेंज करें। क्योंकि जो भी कुछ होगा इलेक्शन में उसका असर वॉलेटाइल होगा, मार्केट्स अप और डाउन होंगे, पर एक आध साल में उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। और एक विकल्प ये है कि फुल मेजॉरिटी के साथ या तो बीजेपी वापस आए या फिर कांग्रेस आए, दोनों विकल्पों में मार्केट्स अच्छे होंगे। सिर्फ उसमें विकल्प में कि अगर पैचवर्क पार्लियामेंट होता है तब हो सकता है कुछ टाइम के लिए स्टॉक मार्केट पे असर पड़े, पर हम नहीं जानते हैं। और अगर हमारा एसेट एलोकेशन समझदार है और हमने अपना ये सोच के रखा हुआ है कि हमको इक्विटी में जो पैसा लगाया है वो 6-7 साल नहीं चाहिए, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपना एलोकेशन बदलने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। इक्विटी में अगर आपने निवेश किया है तो आपका स्ट्रॉन्ग स्टमक होना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि प्राइसेस गो अप एंड डाउन। पर भारत का जो एक ग्रोथ मोमेंटम है, जो कंजम्पशन स्टोरी है जी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उनको इसी को ही बढ़ावा देना पड़ेगा। बहुत ही ब्रेव सरकार होगी जो जाके इसको यू टर्न करेगी। क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें लॉ में इंश्राइन हो गई हैं, तो आपको अगर बैंक्रप्सी का लॉ बदलना है, जीएसटी बदलना है, तो आप नहीं कर पाएंगे, उसको पार्लियामेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। और अगर पैचवर्क पार्लियामेंट है तो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, तो जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होता है एक नेशन में, वो लीगल लॉ बनता है, उसके बाद होता है, और उसको यू टर्न करने में काफ़ी दम लगेगा। तो मेरा ये सुझाव है कि जो अगर आपने प्लानर के साथ या अपना सोच के अपना एसेट एलोकेशन बनाया है और इक्विटी में है आप जितना परसेंटेज है, उसको छेड़े ना इस समय। क्लियरली आपके गोल्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, और पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया ही है तो वो अगर जितना आप उसमें टिके रहें, अपने निवेश में अनुशासन बरतें, आपको उतना ही फायदा होगा। लेकिन शरद जी, आप यहाँ पे कुछ कहना चाहते थे? मैं कविता बस ये कहना चाह रहा था कि आपने पूछा था मोनिका से कि घर ले लेना चाहिए अब जब ये आया है, तो देखिए घर तो आपको अगर लग रहा है कि जो आपको नोशनल रेंट की सेविंग हो रही है वो सब्सटैंशियल है तो ले लेना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि मोनिका ने जो अभी बात कही वो कहीं वित्त मंत्री थी जो नहीं सुन रहे थे कि भाई उसमें तो ब्लैक मनी होता ही होता है, तो ऐसा मोनिका हमेशा नहीं है। और ये बात थोड़ी सी मेरे तो एकदम सुनते ही कान खड़े हो गए कि ज़रूर ही आपको ब्लैक मनी करना पड़ता है, ऐसा सारी इन्वेस्टमेंट्स में नहीं होता है। पर अगर आप उसको देख रहे हैं, खाली रेंटल को देख रहे हैं, तो आप देखिए, और अगर आपको घर वाकई ज़रूरत है, आप उसको एंड यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो मुझे लग रहा है फिर आपके लिए जो नोशनल रेंट वाला बेनिफिट आया है ये आपके लिए बहुत। और कविता, मैं आखिर में एक बात और कहना चाहूँगा कि इस बजट में एक सारी इन्वेस्टमेंट्स को हम देखें, टैक्स प्रोविजन को देखें, तो जहां अगर निराशा हाथ लगी भी है तो एक आशा की किरण है। और आप गेस करिए वो क्या हो सकती है। वो किरण ये है कि 4-5 महीने में एक और बजट आने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कुछ अब नहीं मिला तो 4-5 महीने में शायद मिल जाए, है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन हेमंत जी, आप मुझे बताइए कि अब डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से हमें पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए क्या? ये वो सुनहरा मौका है कि जैसा कि मोनिका जी ने भी कहा कि आप अपनी एसेट एलोकेशन को तो बिल्कुल भी मत छेड़िए। कविता बहुत क्लियर है
जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो कुछ भी आप पोर्टफोलियो में इवेंट बेस्ड चेंजेस नहीं करना चाहिए कभी भी। मुझे नहीं लगता है बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मार्केट टाइमिंग होता है, बड़े बड़े फंड मैनेजर भी उसको नहीं कर पाते हैं। आई टोटली एग्री, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जितना भी वॉलेटिलिटी हो आपको उससे घबराना नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जितना वॉलेटाइल है वो तो एक नेचुरल फिनोमिनन है, कारण बदलते रहेंगे, कभी इलेक्शन की वजह से, कभी किसी और वजह से, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे ही जाती है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी के पीरियड में इन्वेस्ट करते रहे तो आपको उसमें फ़ायदा है। तो मुझे लगता नहीं कि आपको सिर्फ ये देख के क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं आपका इन्वेस्टमेंट रोकना है, या आपको लगता है कि ऐसे कुछ सेक्टर हैं जो बहुत अच्छा करेंगे बाद में, उसको देख के आपको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। ये सब चीज़ें एक आम इन्वेस्टर को नहीं करनी है। आप अपनी एसेट एलोकेशन से बने रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हाँ, अगर आप अभी शुरुआत करना चाहते हो, मान लीजिए 10 साल के लिए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? 10 साल में तो दो इलेक्शन आएंगे, 10 बजट आएंगे और बहुत कुछ होगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रोकना है या कुछ भी बदलाव करना है। ऑलराइट, तो अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आपका टाइम सही है। अपनी एसआईपी आपको बिल्कुल भी नहीं रोकनी है, अपना एसेट एलोकेशन आपको मेंटेन करना है। ये पूरा टेक अवे है इस चर्चा में से। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस खास चर्चा में आज मेरे साथ शामिल होने के लिए। इसी के साथ आपका पैसा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।